बच्चों, आज हम वाक्य चैप्टर पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में 15 चैप्टर है। 15 नंबर का 180 पेज नंबर पे है। आप इसे खोल करके और आप देखिए, इसको पढ़िए साथ साथ में मेरे। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। आप यहाँ डेफिनेशन देख रहे होंगे, लिखा हुआ है वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जो निश्चित अर्थ प्रकट करता है। पदों का मतलब है जब स्वतंत्र शब्द वाक्य में लिखे जाएं व्याकरण के नियमों के अंतर्गत, तो उन्हीं शब्दों को हम पद कहते हैं। यहाँ पर पद जैसे संज्ञा प्रयोग करते हैं, सर्वनाम प्रयोग करते हैं, क्रिया शब्दों को प्रयोग करते हैं, ये किसी एक वाक्य में जब आप प्रयोग करने लगते हैं तो उन स्वतंत्र शब्दों को आप पद कहते हैं। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जो निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। निश्चित अर्थ प्रकट करने का मतलब है कि उन वाक्यों का जिनका कोई अर्थ निकलता हो उसे ही हम वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य को भले ही शब्दों को हम रख दिए लेकिन उनका निश्चित क्रम ना हो, तो वो कोई भी अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट नहीं करेंगे। इसीलिए वाक्य के लिए यह आवश्यक है कि जो पद हैं वो क्रम से रखे जाएं, व्याकरण के नियमों के अंतर्गत रखे जाएं और एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हों। ये ऐसे ही वाक्यों को हम वाक्य कहेंगे। आप किसी भी शब्द को कहीं भी इधर उधर रख देंगे, ऐसे शब्दों को हम वाक्य नहीं कहेंगे। अब हम आते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में किसके बारे में, यानी क्रिया को करने वाले के बारे में बात करेंगे हम, कर्ता। तो कर्ता शब्द ही जो है वो उद्देश्य कहा जाता है। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य यानी कर्ता, कर्ता के बारे में वाक्य में जितनी भी बातें होती हैं, जो भी बातें कही जाती हैं या लिखी जाती हैं, वे सब के सब विधेय कहलाते हैं। तो कर्ता और कर्ता उद्देश्य हो गया, और बाकी जितने भी वाक्य में शब्द आए होते हैं, प्रयोग किए गए रहते हैं, वो सभी के सभी विधेय कहलाते हैं। अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 181 में देखेंगे आप कि उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार। उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार क्या होता है? यहाँ पर आप वाक्य देख रहे हैं, राजेश कहानी पढ़ता है। इसमें राजेश जो है वो उद्देश्य है, एक ही सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, और ये आपका उद्देश्य हो गया। राजेश कहानी पढ़ता है, ये आपका विधेय हो गया। चूंकि ये राजेश जो है वो क्या हो रहा है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे, ये सारी बातें कहानी पढ़ता है वो राजेश के बारे में कही जा रही है, इसीलिए राजेश जो है वो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और ये जो है विधेय, ये राजेश कर्ता के बारे में ये सारी बातें कही जा रही हैं, तो ये विधेय हो गई आपकी, ये आप देख रहे होंगे। इसके बाद से आप देखते हैं कि उद्देश्य विस्तार। अब उद्देश्य विस्तार, अब ये इस वाक्य में आप देखेंगे, इस वाक्य में वृक्ष जो है किसको नहीं काटा जा रहा है, क्रिया किसके लिए हो रही, वृक्षों के लिए। वृक्ष यहाँ पर जो है वो उद्देश्य हो जा रहा है, बाकी ये विधेय हो जा रहा है। तो ये फलों से भरे वृक्षों के लिए या कर्ता के लिए, जो कर्ता है एक प्रकार से, कर्ता के लिए जो विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है, जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है वो उद्देश्य विस्तार कहलाते हैं। और विधेय विस्तार में आप देखिए, मनोज ये उद्देश्य हो गया, आपका ये विधेय है। विधेय यहाँ पर परिश्रम करता है, ये बहुत जो है लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है कि ये विधेय का विस्तार कर रहा है। तो इस प्रकार उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार, आप यहाँ पेज पे
181 पेज पर आप देखेंगे तो और भी उदाहरण दिए हुए हैं। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों को उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जैसे ये हैं फलों से भरे, ये उद्देश्य की विशेषता बता रहे हैं, तो वे क्या कहलाएंगे? उद्देश्य का विस्तार कहलाएंगे। और इसी प्रकार विधेय का विस्तार आपकी बुक में लिखा हुआ है। विधेय की विशेषता बताने वाले विशेषण, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि को विधेय का विस्तार कहते हैं। क्रिया विशेषण आप पढ़ चुके हैं पहले ही। वाक्य में क्रिया के पहले क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये भी आपका जो क्रिया विशेषण शब्द हैं, ये भी विधेय विस्तार हैं। फिर आपके विशेषण शब्द हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगते हैं, तो वो भी आपके विधेय विस्तार में आते हैं। तो जो भी कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्दों के साथ जितने आएंगे, ये सारे के सारे जो है आपको, मान लीजिए ये वाक्य राजेश कहानी पढ़ता है, एक सिंपल वाक्य है, इसके आगे जो है यहाँ पे, ठीक है, बुद्धिमान राजेश, यहाँ पे आप यदि एक इसके लिए लगा देते हैं, आप बुद्धिमान राजेश कहानी पढ़ता है, तो ये आपका उद्देश्य विस्तार हो जाता है। राजेश की विशेषता, कर्ता के विशेषण शब्द प्रयोग करते हैं कर्ता के लिए हम, और ये कर्ता की विशेषता बताता है, इसलिए ये उद्देश्य विस्तार हो गया। इसी प्रकार अब आते हैं हम वाक्यों के भेद पर। वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से और दूसरा जो है रचना के आधार पर हम करते हैं वाक्य के भेद। अभी तक आप जो है वाक्य के अंग पढ़ रहे थे, उद्देश्य और विधेय, दो पार्ट में हम वाक्यों को बांट देते हैं। जो उद्देश्य होता है वो कर्ता होता है, और बाकी कर्ता के बारे में जो भी बातें कुछ लिखी जाती हैं वाक्य में, वो उद्देश्य हो जाता है। ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं हम, वाक्य के दो भेद और हैं, वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और दूसरा रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, अभी फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य आपके साधारण वाक्यों को कहेंगे, जैसे ये साधारण वाक्य है, राजेश कहानी पढ़ता है, ये आपका विधानवाचक वाक्य हो गया। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है नहीं। नहीं, निषेधवाचक वाक्य आपको नहीं का अर्थ प्रदान करता है वाक्य जिसमें कि नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करेगा। नहीं करेगा, जहां भी जिस भी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो आप समझ जाएंगे कि वो निषेधवाचक वाक्य है। मना, निषेध कर का मतलब होता है मना करने के अर्थ में। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नों का बोध कराने वाले वाक्यों को जिसमें कि प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन, क्या, कैसे आदि, तो और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है वाक्य के अंत में, ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। घ, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना या कंप्लीट होना, पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। सूर्य उदय होगा तो अंधकार नष्ट होगा। सूर्य उदय होगा तो अंधकार नष्ट होगा, ऐसे वाक्यों को कि सूर्य के उदय होने पर ही अंधकार का दूर होना क्रिया जो है वो निर्भर करती है, ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के पूरा होने या ना होने में संदेह होता है, ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अब तक वह घर पहुंच चुका होगा, शायद मैं भी वहां जाऊं, इस प्रकार के, शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊं, शायद कल वर्षा हो आदि, ऐसे वाक्य जो हैं जिसमें कि क्रिया के पूरा होने में संदेह होता है, तो हम ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक यानी इच्छा को दर्शाने वाले वाक्य या बताने वाले या प्रकट करने वाले वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। इच्छावाचक में केवल इच्छा पूरे होने की ही बात नहीं पता चलती है हमें, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं उसके लिए हम जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं उन्हें भी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं, या किसी को आशीर्वाद देते हैं या शुभकामना देते हैं या आशा व्यक्त करते हैं, ऐसे वाक्यों को भी हम इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ही मानते हैं। फिर उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य पे हम आते हैं। आज्ञा देने का बोध हो, ऐसे वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जाओ, तुम स्कूल जाओ, तुम किताब लेते आओ मेरे लिए, इस प्रकार की आज्ञा जो हम देते हैं, जिसके द्वारा आज्ञा देने का बोध होता है, तो हम उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं।
विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य प्रकट करना, लेकिन यहाँ आश्चर्य के अतिरिक्त जो भी हमारे अंदर 8-9 भाव उत्पन्न होते हैं, दुख है, खुशी है, ईर्ष्या है, घृणा है आदि भावों का बोध कराने वाले जितने भी वाक्य होते हैं उनको हम विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। और इसके लिए हम विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आ, ओ, उफ आदि। ये सारे जो विस्मयादिबोधक शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में, तो इन वाक्यों को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं रचना के आधार पर वाक्य का भेद समझने। रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट और रचना यानी बनावट। तो बनावट कैसे, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की वाक्य की रचनाएं होती हैं। एक सरल वाक्य होता है और दूसरा जो है वो संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा आपका आता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस जिसको आप बोलते हैं सरल वाक्य, इसमें क्रिया एक होती है, कर्ता अनेक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया जो है वो एक ही होती है। आपकी बुक में दिया हुआ है डेफिनेशन इसकी सरल वाक्य की। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे एक वाक्य है, मेरे आते ही शोर बंद हो गया। मेरे आते ही शोर बंद हो गया। यहां पर उद्देश्य एक है, ठीक है, मेरे। अब यहां पर आते ही शोर बंद हो गया, ये विधेय है, क्रिया मुख्य क्रिया आपकी एक ही होगी। ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। राम पढ़ता है, ये भी जो है वो सरल वाक्य है। आप ये देखेंगे, राम पढ़ता है, ये सरल वाक्य है, इसमें क्रिया एक है। अब उद्देश्य या कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया केवल मुख्य क्रिया एक ही होगी आपकी। अब इसे राम और श्याम, राम और श्याम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये जो है आपके सरल वाक्य हो गया। ये सारे के सारे सरल वाक्य हैं जिसमें कि क्रिया आपकी एक है, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। इसी को आपकी बुक में डेफिनेशन में दिया हुआ है, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य यानी एक कर्ता और एक विधेय उसे सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन एक से अधिक कर्ता होते हैं, यहाँ पे एक उद्देश्य और एक विधेय दिया हुआ है डेफिनेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है। एक से अधिक क्रिया की जो है, राम और श्याम पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं राम और श्याम दो दो कर्ता हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो है आपकी बस सरल वाक्य में ये ध्यान देना होता है कि क्रिया मुख्य क्रिया एक ही होती है। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त वाक्य में आपके 2 सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं और दोनों की क्रियाएं अलग अलग होती हैं। उनको हम समुच्चय बोधक आपको पढ़ा चुके हैं। समुच्चय बोधक में 2 प्रकार की, जिसको कि योजक कहते हैं हम, समुच्चय बोधक में 2 प्रकार की जो है अव्यय आपने पढ़ा है। एक क्या पढ़ा हुआ है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। आप यदि फिर से आपको रिपीट करके आप वो लेसन देखिएगा, उसको समझिएगा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक 2 समान अधिकार वाले वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और ये अव्यय हैं और, व, या, अथवा, किंतु, परंतु आदि। इन अव्यय शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य में हम आते हैं। संयुक्त वाक्य, राम पढ़ता है और यहीं पर जो है सोहन सोता है। 2 वाक्य सरल हम लेते हैं, सोहन सोता है, सोता है, सोहन सोता है। ये 2 वाक्यों को हम चाहे तो क्या करेंगे, और से और समुच्चय बोधक अव्यय से हम जोड़ देते हैं और ऐसे 2
वाक्यों को, दो से अधिक वाक्यों को भी हम जोड़ सकते हैं। ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर आते हैं हम, आपकी बुक में और भी देख लीजिए आप, उदाहरण होगा, मैंने ऐसे ही सिंपल उदाहरण दिया है आपके बुक में। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरा भाई 5वीं में। दो वाक्यों को और समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। इसी प्रकार जो है अन्य उदाहरण है, सड़कें बनाने और रेल की पटरियां बिछाने के लिए धरती चाहिए। सड़कें बनाने एक क्रिया, बनाने, और रेल की पटरियां बिछाने के लिए दो दो क्रियाएं, दो अलग अलग वाक्य हैं और इनको हमने क्या किया, और से जोड़ दिया। ये ध्यान देने की बात है कि दोनों वाक्य समान अधिकार वाले होंगे, यानी दोनों में कोई इंटरकनेक्शन नहीं होगा, कोई भी जुड़ाव नहीं होगा। दोनों अपने अपने अलग स्वतंत्र अर्थ को प्रदान करते हैं। उनको हम दो को और समुच्चय या व अथवा किंतु परंतु आदि व्यधिकरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ देते हैं। उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा जो है वो मिश्र वाक्य। आप देखेंगे मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य आप जो कि इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें एक से अधिक उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं और किन समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी जो है उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। यानी एक वाक्य तो अपना कंप्लीट अर्थ, पूरा अर्थ प्रदान करता होता है, लेकिन जो अन्य उपवाक्य होते हैं उससे जुड़े होते हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं जब तक कि वो प्रधान वाक्य का आश्रय न लें। इसलिए इनको आश्रित उपवाक्य कहते हैं और मुख्य वाक्य एक प्रधान वाक्य होता है। आप देखिए कैसे है ये प्रधान वाक्य, आपकी बुक से ही उदाहरण हम लेते हैं। ठीक है, हमारे प्रधानाचार्य ने कहा। ठीक है, हमारे प्रधानाचार्य ने कहा। हमारे प्रधानाचार्य ने कहा, एक ये चीज है आपके, ये प्रधान वाक्य हो गया, बिल्कुल कंप्लीट है। और इसको हम समुच्चय दूसरा वाक्य क्या है कि कल विद्यालय बंद होगा। ठीक है, कल विद्यालय बंद होगा, कल विद्यालय बंद होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वाक्य हैं, लेकिन जब हम के समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते हैं जो कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, तो हम इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पर ये आश्रित वाक्य हो गया, क्योंकि एक पहचान है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आश्रित उपवाक्य की ये पहचान होती है कि उस वाक्य के आगे समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ा होता है और जो मुख्य वाक्य होता है वो अपना पूरा अर्थ प्रदान करता रहता है। उसमें एक कर्ता, एक क्रिया है। हमारे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल विद्यालय बंद होगा। आपको मैंने पढ़ाया ही है कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो है की है, क्योंकि, इसलिए आदि है, अर्थात है, मानो है आदि, जो कि ऐसे वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मानो, कि, परंतु आदि जब आश्रित उपवाक्य के रूप में और एक प्रधान उपवाक्य के रूप में बनते हैं और ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं वाक्य परिवर्तन पर। वाक्य परिवर्तन आपके बुक में दिया हुआ है 184 पर। आप देखेंगे